नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 48। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 47 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका इस बार रिटन एग्जाम में साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए और किसी भी मेरे प्यारे भावी फौजी का साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 48 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को लिखना है और अपनी कॉपी के अंदर और बार बार रिवीजन लगाना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, तत्व के एक से अधिक रूप जिनमें भौतिक गुण असमान व रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, समस्थानिक, अपरूप, संभारिक और अयस्क। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि तत्वों के एक से अधिक रूप जिनमें भौतिक गुण असमान और रासायनिक गुण समान होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? अपरूप। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। अब देखिए, मैं काफी इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। देखिए, जो कार्बन के अपरूप है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के सिलेबस में भी है और यहाँ से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। पूरा मैं रिवीजन आपको लगा देता हूं। देखिए, क्या कार्बन के जो अपरूप हैं दोस्तों, इनको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप याद कर लेना भाई, कार्बन के अपरूप को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो होता है दोस्तों, देखिए, क्रिस्टलीय अपरूप। कौन सा अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टलीय अपरूप। और एक होता है दोस्तों अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कार्बन के अपरूप को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय अपरूप और एक अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, लो जी, अक्रिस्टलीय अपरूप। ठीक है, अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं क्या कि जो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है ये कार्बन का शुद्ध रूप है। अरे कौन सा रूप है? शुद्ध रूप है। ठीक है, और अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन का कौन सा रूप है? अशुद्ध रूप है। अरे कौन सा रूप है? अशुद्ध रूप है। ठीक है, लो जी, अब आपको क्या याद रखना है? देखिए, कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप हैं जिनको शुद्ध रूप कहा जाता है कार्बन के, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, उदाहरण कौन कौन से क्रिस्टलीय अपरूप के? तो याद कर लेना मेरे प्यारे भावी फौजियों कि क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से। एक तो हीरा, ठीक है, एक कौन सा वगैरह ग्रेफाइट, और एक कौन सा हो गया? फुलरीन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात बताया ना मैंने। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और अक्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से हैं? याद कर लेना। एक तो होता है दोस्तों कोक। अरे कौन सा? कोक। एक कौन सा? कोल। एक कौन सा? कोयला। ठीक है, कोक, कोल और कोयला एक ही बात है, कोल या कोयला। ठीक है, कोक, कोल या कोयला। एक होता है चारकोल। ठीक है, कौन सा होता है? चारकोल। एक होता है दोस्तों गैस कार्बन। ठीक है, अरे कौन सा होता है? गैस कार्बन। लो जी, मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि कार्बन के जो अपरूप हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय अपरूप, एक अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं और अक्रिस्टलीय अपरूप कार्बन के अशुद्ध रूप होते हैं। और मैंने आपको यह भी बता दिया कि कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपरूप है कौन कौन से? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और अक्रिस्टलीय अपरूप कोक, कोल, चारकोल और गैस कार्बन। याद कर लेना भाई, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखिए, क्या हीरे से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। हीरा होता है, ठीक है, ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक। याद कर लेना, हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। और ये भी याद कर लेना, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है रे?
कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? हीरा। काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना, हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? चमकीला होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना कि कांच काटने में किसका उपयोग होता है? तो याद कर लेना, कांच काटने में किसका उपयोग होता है? हीरे का होता है। ठीक है, ये हीरे से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद है रखने। अब बात करते हैं जैसे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में आपको दोस्तों क्या याद करना है? जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्यों होती है सुचालक? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। ये प्रश्न आया हुआ है कि ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये भी याद कर लेना, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है परतदार या षटकोणीय। परतदार या षटकोणीय। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है? परतदार या षटकोणीय। ठीक है, और दूसरी इंपोर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है? जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। शुष्क स्नेह के रूप में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और पेंसिल बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। लो जी, पेंसिल बनाने में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। लो, मैंने सारा डिटेल से आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों, कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि आपका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और मैं आपको प्रश्नों के साथ साथ ये थ्योरी भी आपको करा रहा हूँ, नोट्स भी आपको लिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इस बार अच्छा मौका है, सिलेक्शन नहीं गंवाना है दोस्तों। अच्छे से मेहनत करना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों आपको जो भी मैं प्रश्न लिखा हूँ इनको आप कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिविजन लगाओ। दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो देखिए अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप। समस्थानिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? आइसोटोप। ठीक है, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अरे द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। काफी इंपोर्टेंट बात। जैसे आपने सुना होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3, 1H1, 1H2 और 1H3। काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप या समस्थानिक होते हैं? तो कितने बताएंगे? 3, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को क्या बोलते हैं? याद कर लेना भाई, प्रोटियम। अरे क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ठीक है, 1H1 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्यूटेरियम। अरे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। अरे क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। ये आपको याद है रखना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए काफी इंपोर्टेंट कि सर समबारी क्या होते हैं। देखिए समबारी क्या होते हैं ये भी आपको याद करना है। समबारी क्या होते हैं दोस्तों? हाँ जी, तो समबारी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों आइसोबार। अरे क्या बोलते हैं? आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। देखो समबारी नाम से ही अर्थ हो रहा है। समबारी का मतलब होता है दोस्तों ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अलग अलग। परमाणु क्रमांक अलग अलग और द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। परमाणु जो क्रमांक होते हैं वो तो परमाणु क्रमांक तो होते हैं दोस्तों अलग अलग। परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? अलग अलग। जबकि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? समान होती है। क्या कहलाते हैं? समबारिक। जैसे आपने देखा होगा, क्या मैं आपको बता देता हूं, इसके एग्जाम्पल काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपने सुना होगा एक तो आर्गन। ठीक है, आर्गन और एक होना कैल्शियम। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम। देखिए आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? समबारिक हो जाएंगे। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, समबारिक के एग्जाम्पल भी आपको दे दिए। अयस्क क्या होते हैं दोस्तों? तो वे खनिज पदार्थ। ठीक है, वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु सस्ते एवं सरलता पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातु सस्ते एवं सरलता पूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपोर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है। हाँ जी दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों कि साइंस में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या सेकंड है,
डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर और लोहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, जिसका प्रतीक क्या होता है? Mg। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, ठीक है, माहौलदार प्रश्न, एग्जामदार प्रश्न। डोलामाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए लोहे के अयस्क का आपको याद करने में महत्वपूर्ण अयस्क बता देता हूं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे लोहे की बात करें, आयरन जिसको बोला जाता है, एक तो होता है हेमेटाइट, लिख लेना भाई, एक तो कौन सा? हेमेटाइट। एक कौन सा? मैग्नेटाइट। एक कौन सा? सिडेराइट, ठीक है। एक कौन सा? देखिए क्या बताया? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। और एक कौन सा बताया? लिमोनाइट, ठीक है। एक कौन सा बताया? आयरन पाइराइट। लो जी, आयरन पाइराइट, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने क्या क्या बताया देखो, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पाइराइट, ये किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं, ठीक है। एक एल्यूमिनियम के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एल्यूमिनियम के बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है एल्यूमिनियम के? तो आपको क्या याद रखना है? एक तो देखो एल्यूमिना, अरे क्या याद रखना है? एल्यूमिना, ठीक है। एक तो एल्यूमिना याद रखना है दोस्तों। एक याद रखना है दोस्तों कौन सा? बॉक्साइट। अरे कौन सा? बॉक्साइट। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? एल्यूमिनियम का। अरे क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम का, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं, सर सोडियम के भी अयस्क होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, आपको याद करना है, ठीक है। जैसे एक तो बोरेक्स हो गया, जो बोरेक्स होता है ये किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क होता है, ठीक है। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का। एक ही याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। कॉपर, कॉपर जिसको क्या बोलता है? तांबा, तांबा बोला जाता है, इसके अयस्क कौन कौन से हैं? तो भाई साहब याद कर लेना, एक तो क्यूप्राइट होता है, ठीक है। अरे एक तो कौन सा? क्यूप्राइट होता है। एक क्या होता है? मेलेक्राइट होता है। अरे कौन सा? क्यूप्राइट और मेलेक्राइट। ये किसके अयस्क हैं? ये कॉपर या तांबे के अयस्क हैं, ठीक है। लोहे के अयस्क मैंने बता ही दिए। अब और याद करने हैं क्या? जैसे पीबी, लेड या सीसा, ठीक है, इसका एक अयस्क होता है, उसका नाम क्या है? गेलेना। अरे क्या है? गेलेना। काफी इंपोर्टेंट बात है भाई, लेड या सीसे का अयस्क कौन सा है? गेलेना। एक और आता है पारा या मरकरी। पारा या मरकरी का अयस्क कौन सा होता है? तो दोस्तों याद कर लेना, पारा या मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। पारा या मरकरी का अयस्क कौन सा होता है? सिनेबार होता है, याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें नेक्स्ट पर्सन पे, तो पर्सन संख्या थर्ड। दोस्तों अगर आपको ईमानदारी से वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा अगर भारत के कोने के अंदर बैठा हुआ है और इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तक ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक अच्छा कंटेंट विद्यार्थी को सक्सेस दिला सकता है, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का बटन दबाओ। दोस्तों पर्सन संख्या थर्ड पढ़ते हैं, देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। प्रेशर कुकर निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु है। ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरेलियम, पीतल, गन मेटल और घंटा धातु। तो दोस्तों ये काफ़ी धमाकेदार वाला प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रेशर कुकर निर्माण में प्रयुक्त मिश्र धातु कौन सी है? ड्यूरेलियम। अरे कौन सी है? ड्यूरेलियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब सर कई बच्चों का प्रश्न ये होगा कि सर ये ड्यूरेलियम मिश्र धातु है, किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय। अरे क्या बोलते हैं? अलॉय। और मिश्र धातु बनती है दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से। तो सर ड्यूरेलियम किन धातुओं के मिश्रण से बनती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, एक तो एल्यूमिनियम। अरे किससे? एल्यूमिनियम। एक होती है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट बात, कॉपर या तांबा। कॉपर या तांबा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एक होती है मैग्नीज और एक होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, किससे मिलकर बनी होती है? एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, इससे ये ड्यूरेलियम मिलकर बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al, कॉपर का Cu, मैग्नीज का Mn और मैग्नीशियम का Mg, याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है। पीतल किससे मिलकर बनी होती है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पीतल भी एक मिश्र धातु होती है, ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनी होती है, तांबा प्लस जस्ता, ठीक है। तांबे का प्रतीक क्या होता है? Cu और जस्ते का प्रतीक क्या होता है? Zn, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, सर गन मेटल किससे मिलकर बनी होती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तांबा, जस्ता और काफी इंपॉर्टेंट बात है टिन, ठीक है।
तांबा, जस्ता और टिन धातुओं से मिलकर क्या बनता है रे? गन मेटल बनता है। क्या बताया? तांबा, जस्ता और टिन। तांबे का प्रतीक Cu, जस्ते का Zn, ठीक है, और टिन का Sn। काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं घंटा धातु। ये तांबा प्लस टिन से मिलकर बनी होती है। तांबा प्लस टिन से मिलकर बनी मिश्र धातु होती है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और आपको ये भी याद रखना है, क्या, काफी इंपोर्टेंट बात, जो नाइक्रो मिश्र धातु होती है, ठीक है, ये आगे पर्सन आएगा उसमें आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, वो नाइक्रो मिश्र धातु भी काफी इंपोर्टेंट है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 4। पर्सन संख्या 4 है, काफी इंपोर्टेंट, हाँ जी, काफी धमाकेदार वाला पर्सन। देखिए, अस्थि व दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन देखते हैं, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, सोडियम और फॉस्फोरस, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस पर्सन का आंसर आएगा, काफी अच्छा पर्सन है, और इस पर्सन का आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्या याद रखना है कि जो अस्थि जिनको हड्डियां खा जाता है, दंत जिनको दांत खा जाता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन तत्वों की आवश्यकता होती है? तो होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस की। अरे किसकी होती है? कैल्शियम व फॉस्फोरस की, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, जो कि कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है। अगर कैल्शियम व फॉस्फोरस ऑप्शन में होते तो हमारा करेक्ट आंसर ये होता। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हड्डियों व दांतों के निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम व फास्फोरस की, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। अब देखिए, 2 एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन। अस्थि जिनको क्या कहा जाता है दोस्तों? हड्डियां खा जाता है। अस्थियों को क्या कहा जाता है? हड्डियां खा जाता है। आपको याद रखना है कि अस्थि या हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अरे कौन सी लॉजी? ऑस्टियोलॉजी। अरे कौन सी लॉजी? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, याद रख लेना क्या, कि हड्डियों या अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और ये भी याद कर लेना, दंत या दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट बात है, तो याद कर लेना, एक तो डेंटोलॉजी, ठीक है, या होता है ओडोंटोलॉजी। अरे क्या होता है? ओडोंटोलॉजी, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। क्या इंपोर्टेंट बात है कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी या ओडोंटोलॉजी। याद करना है, एक भी पर्सन गलत नहीं करना है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। और दांतों का भारी सफेद चमकदार भाग क्या कहलाता है? इनेमल, ठीक है। आज आप मुंह फाड़ना कांच के सामने, अगर दांतों का भारी सफेद चमकदार आपको भाग दिख रहा है, इसका मतलब आपका इनेमल सही है। और गंदा दिख रहा है, सूगला दिख रहा है, इसका मतलब आप ब्रश नहीं करते, तो आप सूगले बॉय हो, बैड बॉय हो, ठीक है। तो रोज ब्रश करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है, देखिए ये भी काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। पर्सन संख्या 5 है, परमाणु पर आवेश आने से कौन सी संख्या परिवर्तित होती है? देखते हैं इसका जवाब किस किस के पास सही आता है। हाँ जी, परमाणु पर आवेश आने से कौन सी संख्या परिवर्तित होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परमाणु पर आवेश आने से कौन सी संख्या परिवर्तित होती है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। अब देखो, इसका एग्जाम्पल से मैं आपको बड़े प्यारे तरीके से समझा देता हूँ। जैसे बात करते हैं अपन, क्या बात कर लेते हैं, जैसे 2He4। 2He4 ये हीलियम है, ठीक है। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 4। किसी भी तत्व को ZXA से दर्शाते हैं। ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या होती है X, कोई सा भी तत्व होता है, और नीचे उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। अब जैसे बात करें इसका Z बताओ, तो Z क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा? A 4 हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या होती है, Z परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ भी है कि परमाणु क्रमांक को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है? Z से। और द्रव्यमान संख्या को किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, A से। अब बात करें, इसमें प्रोटॉन क्या होंगे सर, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सर, और इसमें न्यूट्रॉन क्या होंगे? ये भी काफी इंपोर्टेंट बात है। तो दोस्तों कोई सा भी उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु का मतलब इस पर प्लस माइनस का कोई लपड़ा नहीं है ना, तो जिस पर प्लस माइनस का कोई लपड़ा नहीं हो, उसमें जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉन भी क्या होगा? 2, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 2। और न्यूट्रॉन का बड़ा प्यारा सा तरीका है निकालने का, उसकी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो आप, तो 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 4 - 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हीलियम है, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। लो जी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में भी आते हैं।
अगर मान लीजिए यहाँ He+ आ जाता, ठीक है, तो गड़बड़ी हो जाती। अब मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि प्लस माइनस आ जाए तब क्या गड़बड़ी होगी, किसमें गड़बड़ी होगी। तो देखिए अब अपने को पता है इसका Z कितना है, इसका Z 2 है, इसका A कितना है, इसका A क्या है, इसका 4 है। अब देखो इसमें प्रोटॉन भी वही रहेंगे, कितने 2, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ठीक है। अब होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, लेकिन प्लस माइनस का लफड़ा आ गया। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश कहलाती है, ठीक है। कोई भी तत्व उसमें अगर प्लस लगा हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 लगा हुआ तो 1 की, 2 है तो 2 की। प्लस का जो निशान है वो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। माइनस क्या दर्शाता है, माइनस दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अरे क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है। प्लस माइनस का जहां भी लफड़ा आएगा वहां केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा, ठीक है। अब इसमें 2 होने चाहिए लेकिन प्लस है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब 1 है तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2 में से घटाओ तो 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखना है दोस्तों कि जब आवेश आता है किसी भी परमाणु किसी भी तत्व पर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में गड़बड़ी होती है। और ये भी याद रखना है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर माइनस आ रहा है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, प्लस आ रहा है तो उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन घटाना है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे प्रोटॉन की खोज किसने की, तो याद रखना है गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज किसने की रहे, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। अरे किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। अरे न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, ठीक है, याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। अरे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, एंडरसन ने। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से मैंने आपको बता दिए सारे पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 6। देखिए पर्सन संख्या 6 है मेरे जिगर के टुकड़ों, पारे के साथ किसी धातु को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, अमलगम, पारद, नौसादर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये पर्सन काफी धमाकेदार वाला पर्सन है और ऐसे पर्सन एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। क्या पर्सन है कि अमलगम क्या है, पारे के साथ किसी धातु को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। ये अमलगम क्या है, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप पारे को किसी भी धातु के साथ मिलाओगे तो बनाई गई जो मिश्र धातु उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, अमलगम कहा जाता है, ठीक है। अब क्या देखो, पारे के साथ आप किसी भी धातु को मिला सकते हो, कुछ धातु को मिला सकते हो आप, जैसे तांबा, ठीक है, तांबा। और किसको मिला सकते हो, जस्ता, ठीक है। इसके अलावा आप किसको मिला सकते हो, मैग्नीज, ठीक है। इसके अलावा आप किसको मिला सकते हो, चांदी, ठीक है। लो जी, आप इन धातुओं को मिला सकते हो, तांबा, जस्ता, मैग्नीज और चांदी। तो पारे के साथ किसी अन्य धातु को मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, अमलगम। इसमें अमलगम के अंदर हमेशा याद रखना कि जो आधार धातु होती है वो पारा या मरकरी होती है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो पारा या मरकरी है ना, उसका प्रतीक होता है दोस्तों Hg। अरे क्या होता है, Hg। और ये भी याद कर लेना कि जो पारा या मरकरी है इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है। और ये भी याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पारा या मरकरी होता है दोस्तों, पारा या मरकरी होता है वो एक द्रव धातु है। अरे कौन सी धातु है, द्रव धातु, ठीक है। ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पर या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो क्या बताओगे, पारा या मरकरी। नौसादर होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। अरे क्या बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7। पर्सन संख्या 7 है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक है। ऑप्शन देखते हैं, मेंडेलीव, हेनरी मोजले, बर्जिलियस और नील्स बोर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है हेनरी मोजले। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है क्या कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है, ये परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित है, बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात है
कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित है। अब अगर प्रश्न आपको ये पूछे कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, ठीक है, तो आवर्त सारणी का जनक है दोस्तों, आवर्त सारणी का जनक या पिता है मेंडेलीव। आवर्त सारणी का जनक या पिता कौन है दोस्तों, मेंडेलीव। अरे कौन है, मेंडेलीव, ठीक है। और मेंडेलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित थी। अरे किस पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित थी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट बात, मोटा मोटा अगर मैं समझना चाहूं तो यही है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो दी थी हेनरी मोजले ने, और हेनरी मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया। जबकि आवर्त सारणी का जनक या पिता आपको पूछे तो मेंडेलीव बताओगे, और मेंडेलीव साहब ने तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया था। लो जी, बस इतना सा याद आपको रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखिए प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट। अभी तक कुल ज्ञात तत्व हैं, ऑप्शन देखते हैं 112, 118, 102 और 98। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। ज्यादा खोजे जा चुके हैं, लेकिन ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ये ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये भी याद कर लेना क्या, कि जो आवर्त सारणी होती है दोस्तों, आवर्त सारणी होती है, ठीक है, आवर्त सारणी होती है, जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसमें कुल वर्गों की संख्या होती है 18 और कुल आवर्त होते हैं 7, ठीक है। कुल वर्गों की संख्या 18 और कुल आवर्त कितने होते हैं, 7। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है, तो याद कर लेना, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व होता है हाइड्रोजन, ठीक है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो क्या बताएंगे आप, केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की, केवेंडिश। दूसरा इंपोर्टेंट बात, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का आवारा तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और आवर्त सारणी का न्यूट्रॉन रहित तत्व, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो न्यूट्रॉन रहित तत्व कौन सा होता है, न्यूट्रॉन रहित तत्व होता है हाइड्रोजन। और आवर्त सारणी के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नामकरण किया गया है, हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने बता दिया पहले प्रश्न में कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1H1, 1H2 और 1H3। इसके अलावा आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के जो आइसोटोप या समस्थानिक है उनका नामकरण नहीं किया गया है, केवल किसका किया गया है, हाइड्रोजन का, ठीक है। दूसरी इंपोर्टेंट बात, ये इंपोर्टेंट बात है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। लो जी, ये सारे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत हीटर की कुंडली बनी होती है, काफी इंपोर्टेंट, सोल्डर, नाइक्रोम, जर्मन सिल्वर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो विद्युत हीटर की कुंडली है वो किस मिश्र धातु की बनी होती है, नाइक्रोम मिश्र धातु की। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम मिश्र धातु की। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब सर ये जो नाइक्रोम है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो काफी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, आपको याद रखना है, लोहा, ठीक है, लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा, निकिल और क्रोमियम, ठीक है। जो नाइक्रोम मिश्र धातु ये किससे मिलकर बनी होती है, लोहा, निकिल और क्रोमियम। Fe निकिल का Na होता है और क्रोमियम का Cr होता है, ठीक है। तो ये लोहा, निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी मिश्र धातु होती है नाइक्रोम, ठीक है। जर्मन सिल्वर, ये भी इंपोर्टेंट बात है, जो जर्मन सिल्वर है ये भी एक मिश्र धातु होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये जस्ता, ठीक है, जस्ता, निकिल और तांबा, जस्ता, निकिल और तांबा बोले तो, ठीक है, ZnNi और Cu, ठीक है। और सर जर्मन सिल्वर का उपयोग कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मूर्तियां व आभूषण बनाने में। कहाँ होता है इसका उपयोग, मूर्तियां व आभूषण बनाने में, ठीक है। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सारे प्रश्न याद रखने हैं दोस्तों। मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं, और भारत का कोई ऐसा आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिसमें से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो।
और दोस्तों कई मेरे ऐसे फौजी हैं जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बार आपके पास अच्छा मौका है। साइंस में आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इनको बार बार देखो, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो पुराने पिछले अपलोड वीडियो जरूर देखें। इन सभी प्रश्नों को लिखो और एक बार सारे प्रश्नों को याद करो। दोस्तों आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आत्मविश्वास पैदा होगा कि हाँ मैं साइंस के अंदर कुछ कर सकता हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि साइंस में इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, देखिए काफी इंपोर्टेंट। निम्न में से अर्धचालक है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, लोहा, फ्लोरीन, एंटीमनी और कॉपर। तो निम्न में से अर्धचालक कौन सा है? एंटीमनी। अब अर्धचालकों के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वैसे 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जैसे सिलिकॉन, ठीक है, ये पॉपुलर अर्धचालक हैं जो काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। ठीक है, आपको एंटीमनी याद हो या नहीं हो, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम तो याद रख लेना, ये अर्धचालक के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात। लोहे का प्रतीक क्या होता है? Fe, ठीक है। कॉपर का प्रतीक क्या होता है? Cu। काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, धात्वें अम्लों से क्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? ऑक्सीजन, H2, CO2, N2। तो धात्वें अम्लों से अभिक्रिया करके या क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस, H2। ठीक है, तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को बोलते हैं आग लगाने वाली गैस। ठीक है, आग लगाने वाली गैस किसको बोला जाता है? ऑक्सीजन को। ठीक है, आग लगाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन। और ये भी याद कर लेना, ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। और आप बताओ, आप सांस में कौन सी गैस लेते हो? आपकी बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन लेते हो ना आप, ठीक है, और कौन सी गैस छोड़ते हो? CO2। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? CO2। बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे प्यारे भावी फौजियों? आग बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात। और ये भी याद कर लेना कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस। सर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्यों करते हैं? दोस्तों पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? ऑक्सीजन। और लेते हैं कौन सी है? कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट बात है। बात करें नाइट्रोजन, तो हवा के अंदर, वायु के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। कितना? 78%। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। और नाइट्रोजन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अरे किसने की थी? रदरफोर्ड ने। लो जी, धमाकेदार वाले तरीके से सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, कांच, लोहा। तो कौन सा है प्रकृति में ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ? हीरा है दोस्तों। ठीक है, तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, बक्कीबोल किसे कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोक, इनमें से कोई नहीं। तो बक्कीबोल किसे कहा जाता है दोस्तों? फुलरीन को। ठीक है, और ये फुलरीन कौन सा है? कार्बन का अपरूप है। अरे क्या है? कार्बन का अपरूप। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, याद करना है। ठीक है, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। कोक भी कार्बन का अपरूप है, लेकिन ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये क्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, कौन से अपरूप है? क्रिस्टलीय अपरूप है। जबकि कोक क्या है? कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। अरे कौन सा? अक्रिस्टलीय अपरूप है। ठीक है, मैं बोले तो कार्बन का अशुद्ध रूप है, और ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये कार्बन के शुद्ध रूप हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है मेरे जिगर के टुकड़ों, रमन प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं, ऊष्मा, बिजली, प्रकाश और चुंबकत्व। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश से। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद कर लेना, 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1930 को क्या? 28 फरवरी 1930 को वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको सीवी रमन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सीवी रमन। मैंने क्या बताया कि 28 फरवरी 1930 को वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन या सीवी रमन को
भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था, इसी दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 को। याद करना है, काफी इंपोर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है मेरे जिगर के टुकड़ों, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। ऑप्शन देखते हैं, ए, डी, बी और के। तो रक्त के स्कंदन में या रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। ठीक है, तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। अब देखो आपको याद करना है, जैसे धूप का विटामिन, ठीक है, धूप का विटामिन जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, धूप का विटामिन या जिसे क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? ब्यूटी विटामिन। सुंदरता का विटामिन कौन सा होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सुंदरता का विटामिन या जिसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, ये ब्यूटी विटामिन होता है दोस्तों विटामिन ई। और कौन सा होता है? विटामिन ई। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो B12। और कौन सा है? B12। B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, और कोबाल्ट का प्रतीक होता है CO। ठीक है, तो कोबाल्ट धातु किस विटामिन में? B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन। ठीक है, याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद कर लेना, मैं आपको वही पर्सन रिपीट करा रहा हूँ जो आपके इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों याद कर लेना, बेरी रोग विटामिन किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से या B की कमी से। ये पेलेग्रा रोग बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। पेलेग्रा रोग याद कर लेना भाई साहब, विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। कई बुक के अंदर B5 दे रखा है जो कि सरासर गलत है। पेलेग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग कौन से होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। ठीक है, दांत और मसूड़ों में खून आता है। अगर आपको पूछे घाव बढ़ने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो क्या बताओगे? विटामिन C। घाव बढ़ने में विटामिन C सहायक होता है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? KEDA, कीड़ा जिसको बोला जाता है, KEDA कीड़ा। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा KEDA, और जल में घुलनशील B और C। ठीक है, बिस्लरी पानी की बोतल से याद रखना है B और C। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 48। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 47 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन पर्सनों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सभी मेरे प्यारे भावी फौजी इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी के अंदर लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।